हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ मैं इसके बारे में। वैज्ञानिकों को शुक्र यानी वीनस पर एलियन लाइफ होने के संकेत मिले हैं। तो ये संकेत किस गैस के ढूंढने की वजह से हुआ है, मतलब कौन सी गैस वहाँ पर मिली है? इसका आंसर होगा फॉस्फीन। ठीक है, और ये कहाँ पर मिला है, कहाँ पर ढूंढा गया है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ढूंढा गया है इसको। और आपको बता दूं कि ये अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी खोज के रूप में इसको देखा जा रहा है। नासा के प्रमुख उन्होंने पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। इसके बारे में तमाम दुनिया भर के अखबारों में न्यूज़ छपा है और मेरे बगल में आप देख रहे हो द हिंदू का जो न्यूज़ पे क्लिपिंग है वो। हालांकि वैज्ञानिकों ने जीवन के वास्तविक स्वरूप यानी एक्चुअल लाइफ फॉर्म को नहीं ढूंढा है। क्या वो माइक्रोबैक्टीरिया है या क्या है, या कोई जीव है, इसके बारे में नहीं ढूंढा गया है। लेकिन फॉस्फीन की वजह से एलियन लाइफ की संभावना काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही है। क्यों? क्योंकि दरअसल पृथ्वी पर जो फॉस्फीन गैस है उसका निर्माण ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। और इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के टूटने से भी गैस जो है थोड़ी मात्रा में पैदा होती है। पृथ्वी पर फैक्ट्री में भी इसका उत्पादन कुछ होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वीनस कहाँ पर है। सौरमंडल में, मेरे बगल में आप सौरमंडल देख रहे हैं। ओके, ये रहा सौरमंडल, सोलर सिस्टम। तो केंद्र में सूर्य है और सूर्य के सबसे करीब है मरकरी यानी बुध ग्रह। ओके, इसके बाद आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह का नंबर, और उसके बाद है अर्थ यानी पृथ्वी। ठीक है, तो मरकरी और अर्थ के बीच में है वीनस, और ये पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है। और आपको बता दूं कि सूर्य की परिक्रमा यानी जो पूरा ऑर्बिट करता है सूर्य को, वो 225 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी का जो दिन होता है 225 दिन, तो उतने वक्त में। और इसकी जो घूर्णन अवधि है यानी रोटेशन पीरियड जो है वो 242 दिनों का होता है। ओके, मतलब पृथ्वी की तुलना में 242 दिन लगते हैं उसको एक बार में घूमने में। यहाँ 24 घंटे में ही पृथ्वी घूम जाती है एक बार। ओके, और इसका जो इनर और आउटर कोर है वो आयरन और निकल का है। कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, लेकिन इसमें पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेटें नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी की तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि सूर्य का जो सोलर विंड चलता है उसका असर काफ़ी ज़्यादा होता है। पृथ्वी को सोलर विंड से बचाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऐसा वीनस पर नहीं होता है। तो इसकी वजह से लगातार हीट जो है वहाँ पर ज़्यादा होता रहता है, रिलीज करता रहता है। एक तो इंटरनल जो कोर है वो भी हीट रिलीज करता है क्योंकि उसमें प्लेट्स नहीं है। इसके अलावा सूर्य का भी हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, मतलब वहाँ के ज़मीन का सरफेस का, वो 462 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। तो इसलिए अगर शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। और वीनस पर यानी शुक्र पर वायुमंडल की काफ़ी मोटी परत है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। यहाँ के वातावरण में 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस ग्रह पर वायुमंडल का जो दबाव है वो पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा है। हालांकि अभी जो मैंने बताया कि 400 से ज़्यादा टेम्परेचर है इसका सरफेस का, लेकिन अगर उससे 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आसमान में वीनस के, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के आसपास होता है। हालांकि अगर वहाँ जीवन होगा भी तो 50 किलोमीटर ऊपर मिलने के संकेत मिले हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है 50 या 60 किलोमीटर ऊपर का वो 50 के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पर एसिडिक बादल हैं, एसिडिक रेन होता रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो एक तो आपको मैंने बताया वीनस के बारे में यानी शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, अब फॉस्फीन गैस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि कहाँ पर ढूंढा गया है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि मंगल में भी एलियन लाइफ के कुछ सबूत हो सकते हैं। इसके अलावा और भी ग्रहों में और कुछ एक्सो प्लैनेट में यानी सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लैनेट्स कभी कभी ढूंढे जाते हैं, तो वहाँ भी पता चलता है कि एलियन लाइफ के कुछ सबूत हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि किस गैस की वजह से ये सोचा गया है। ओके, तो आपके एग्जामिनेशन में ये याद रखिएगा, फॉस्फीन गैस के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे का ही क्यों ना हो। ओके, तो ये फॉस्फीन गैस है क्या और कैसे ढूंढा गया है? देखिए, वीनस यानी शुक्र ग्रह पर ये जो गैस ढूंढा गया है, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है नेचर एस्ट्रोनॉमी में, एक जर्नल है, उसमें 14 सितंबर को, अभी हाल ही में। और ये एक टेलीस्कोप से इसको ढूंढा गया, टेलीस्कोप के थ्रू इसके बारे में पता चला है। और इसके मुताबिक शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें एसिडिक बादलों में ही फॉस्फीन नामक ये गैस मिला है। फॉस्फीन जो है वो रंगहीन गैस है और इसकी गंध जो है सड़ी हुई मछली की तरह होती है, या कहें कि जब लहसुन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसकी जो महक आती है उसकी तरह होता है इसका महक। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये फॉस्फीन गैस की वजह से अब ये उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पर माइक्रो बैक्टीरिया हो सकते हैं। हालांकि ग्रह का जो काफ़ी ऐसा तापमान है, टेम्परेचर है उसके सरफेस का, कि वहाँ पर इंसान के रहने लायक तो नहीं है, लेकिन 50 से 62 किलोमीटर ऊंचाई पर वहाँ कुछ हालात ठीक हैं, 50 डिग्री के आसपास हैं। और यहाँ का प्रेशर भी धरती के समुद्र तल के बराबर है। और रिसर्चर्स का ये कहना है कि यहाँ पर फॉस्फीन की खोज होने से जीवन की संभावना काफ़ी बढ़ी है। हालांकि इसकी पुष्टि करने में काफ़ी वक्त लगेगा और ज़्यादा इसमें काम की ज़रूरत है। तो एक चीज़ यहाँ सवाल उठता है कि जीवन होने की जो संभावना है वो कम क्यों है यहाँ पर, और दूसरी बात कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि वहाँ जीवन हो सकता है। देखिए क्यों? क्योंकि बादलों की वजह से। एक तो वहाँ घने बादल हैं जिसमें 75 से लेकर 95% जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, और वहाँ पर एसिडिक रेन होता रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो जो पृथ्वी के जीव हैं वो वहाँ नहीं रह सकते। हालांकि जो साइंटिस्ट है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर वहाँ के जो सूक्ष्म जीव हैं, अगर जीव हैं वहाँ पर, तो उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए किसी तरह का अपना कवच बना लिया होगा। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विलियम बैंस, उनका कहना ये है कि हम एक ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया की खोज में लगे हैं जिससे आसपास के जो टेफ्लॉन है वो बहुत मजबूत कवच बना लिया हो। मतलब बैक्टीरिया जो है वो इतना मजबूत कवच बना लिया हो कि वो टेम्परेचर को और जो वहाँ से ये एसिड है उससे खुद को बचा ले, एकदम सील करके रखा हो। लेकिन ये भी सवाल है कि वो खाते कैसे होंगे, गैस एक्सचेंज कैसे करते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, और ये वीनस पर यानी शुक्र पर जीवन है भी या नहीं, इसका भी सवाल जो है ढूंढने की कोशिश चल रही है। और नासा जो है, एक और डेवलपमेंट हुआ है इसमें कि नासा अपने 2 अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मिशन वहाँ पर भेजने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक मिशन वहाँ पर चला जाएगा। हालांकि इससे पहले 1985 में रूस ने अपना वेगा बैलून भेजा था जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए कुछ टेफ्लॉन लगा दिए गए थे, मतलब कि कवच लगा दिए गए थे। तो ये एक बात है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है जीवन के संकेत मिलना, और क्यों वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं, उसके ढूंढ रहे हैं? दरअसल क्या है कि जो वीनस है उसके ऊपरी बादलों में अगर जीवन मिलता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे है, उसमें इस तरह के जीवन हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद ये हो सकता है कि जीवन के लिए पृथ्वी जैसा ग्रह होना कोई ज़रूरी नहीं है, पृथ्वी जैसा ही ऑक्सीजन हो, पृथ्वी जैसे ही माहौल हो, टेम्परेचर हो, बल्कि हमारी आकाश गंगा में शुक्र जैसे बेहद गर्म ग्रहों में भी जीवन पाया जा सकता है। तो बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहस्य हैं, तो उन सबको ढूंढा जा रहा है। तो अभी आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे मेरे बगल में चलते हुए, तो नासा से हमने ये वीडियो वहाँ से उठाए हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति नासा की वेबसाइट से, तो उसे आपको समझाने में मुझे मदद मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप समझ चुके होंगे एक एक बात। मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा डिटेल हो जाए, लेकिन आपको समझ में पूरी बात आनी चाहिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है।
चीन को हराकर भारत यूनाइटेड नेशंस की किस संस्था का कहें बॉडी का सदस्य चुना गया है अभी हाल ही में? आंसर होगा इसका कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, देखिए अभी भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पर काफ़ी टेंशन चल रहा है और ये बात तो संसद में भी जो है कल काफ़ी ज़ोर शोर से उठा और उसके बाद रक्षा मंत्री ने बयान भी दिया कि किस तरह से चीन जो है वहाँ पर हरकतें कर रहा है। इसी बीच में ये खबर आई है बहुत बड़ी कि हमने यूएन की एक बॉडी में चुनाव में इलेक्शन में चीन को एक तरह से हराया है। देखिए भारत ने बीट कर दिया चीन को, यानी हरा दिया, और भारत को 2021 से 2025 तक की 4 साल का कार्यकाल मिला है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेंस में। ओके, तो ये क्या है? देखिए ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसकी एक बॉडी है और एशिया पैसिफिक रीजन के 2 कंट्री का इलेक्शन होना था, चुना जाना था 2 कंट्री को, और चीन पहले से मेंबर था इसका। ठीक है, लेकिन अगले टर्म के लिए भी चीन जो है इलेक्शन में फ़ाइट कर रहा था और इसके अलावा अफ़गानिस्तान और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इस इलेक्शन में। तो 2 को चुना जाना था और 3 मैदान में थे चुनाव के। तो इसके लिए 53 टोटल वोट पड़े। इंडिया को 39 वोट मिले, अफ़गानिस्तान को 38 वोट मिले और चाइना को 27 वोट मिले। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 53 टोटल वोट थे तो क्यों ऐसे, तो ये शायद प्रेफरेंस वगैरह का मामला है। ओके, तो एक तरह से चीन को भारत ने करारी हार दी है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है यूनाइटेड नेशंस में जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, TS तिरुमूर्ति, तो उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में सूचना भी दी है। तो क्या है ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इलेक्शन में एक तरह से चीन को बीट किया हमने, हराया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मुद्दा। तो थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ और इसको समझने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानना होगा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानना होगा। देखिए यूएन की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। ठीक है, मेंबर कंट्री कितने हैं, 193, और यूनाइटेड नेशंस का जो वर्क है और मिशन है वो फाउंडर चार्टर के आधार पर काम करता है। एक चार्टर बना हुआ उसके आधार पर, और इस फाउंडिंग चार्टर के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मतलब उसके अंग हैं 6, उसी के आधार पर पूरा काम होता है। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ओके, चौथा है ट्रस्टशिप काउंसिल, 5वां है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और 6ठा है सेक्रेटेरिएट। ओके, तो ये जो है वो मेन ऑर्गन है, इसी से यूनाइटेड नेशंस जो है वो पूरा संचालित होता है। अगर आप सोच रहे होंगे WHO, IMF, यूनेस्को, ILO ये सब क्या है, तो सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जबकि मेन ऑर्गन यही 6 हैं। ओके, तो इसी ऑर्गन में से एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो आप देख रहे हो। तो ये क्या करता है, तो यूनाइटेड नेशंस की जो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेज होती है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पर, तो इसी के द्वारा होती है। और जो आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो वो भी यही इसी को डील करता है, यही डील करता है। ओके, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल मामलों पर फोकस करता है। इसके अलावा बहुत सारे काम करता है, तो ये सब काम वो खुद अकेले नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, तो इसलिए उसने बहुत सारी सब्सिडियरी बॉडी बनाई हुई है, यानी कमीशन बनाए हुए हैं जो अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग काम करता है। आप देख रहे हो ये सब, ये कमीशन है अलग अलग। ठीक है, तो इसी में से एक कमीशन है कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ओके, तो इसका क्या काम है, पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करना है इसका। और इसके स्थापना कब हुई थी, 21 जून 1946 को। ओके, तो इस कमीशन के जो सदस्य चुने जाते हैं कैसे, उसके बारे में भी शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। देखिए इसके टोटल मेंबर होते हैं 45 और अलग अलग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर चुनाव किया जाता है। जैसे अफ्रीका से 13 सदस्य चुने जाते हैं, एशिया से 11 होते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री से 9 होते हैं, वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से 8 होते हैं और ईस्टर्न यूरोप से 4 होते हैं। और हर मेंबर का टर्म होता है 4 ईयर का। चीन पहले से इसमें मेंबर था, लेकिन वो फिर से चाहता था कि वो चुनाव लड़े और जीत जाए, लेकिन इस बार उसे हार मिली है।
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। जैसे मैं बताता हूँ डिटेल में, ऐसे ही नोट्स भी है, उसमें MCQ है 1000 से ज़्यादा, तो आप देख सकते हो, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, चाहे UPSC हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, सब में। तो ज़रूर देखना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2019 का भी करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, उसका बुक भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। आंसर होगा 15 सितंबर, 15 सितंबर, ठीक है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी। कब से ये मनाया जाता है? 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की शुरुआत की थी और ऐलान किया था, तय किया था कि शुरुआत करेंगे, और 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के हर देश में सुशासन लागू करना और लोकतंत्र के बारे में जो है बताना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और यहाँ पर लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है अपने वोटिंग का प्रयोग करते हैं, सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र की वजह से ही भारत जो है एक तरह से कहें तो इतने विविधताओं के बावजूद एक सूत्र में बंधा हुआ है, एकता के साथ है। और लोकतंत्र में खासियत यही है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के काम से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपनी बातें सामने रख सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जता सकता है। हमारा एक पड़ोसी है चाइना, वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर विरोध नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि देखो चाइना को देखो, उसकी तरह शासन होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ कुचल दिया जाता है, आप बोल भी नहीं सकते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सरकार के खिलाफ बेधड़क ढंग से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? केंद्र सरकार ने ये तय किया है। आंसर होगा इसका राजेश खुल्लर, ओके। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी ACC जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है, उन्होंने ये मंजूरी दी है अभी हाल ही में। और वो खुल्लर जो हैं वो हरियाणा कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में वो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में वो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक समूह में 25 जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, तो उनमें ये भी हैं। और हर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो अलग अलग देशों का एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की बात हो ही रही है, तो इसके अध्यक्ष कौन है बता दूं आपको, डेविड मालपास। और मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा टेको कोनिशी। टेको कोनिशी ये 14 सितंबर को ही ADB ने घोषणा की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और उनको ये काम मिला है। उनका ऑफिस न्यू दिल्ली में होगा और इंडिया में ADB के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लोन इंडिया ने लिया हुआ है, तो उन सब की एक तरह से निगरानी और देखने का काम करता है। और आपको बता दूं कि भारत जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और वर्ष 2010 से यानी 2010 से सबसे बड़ा कर्जदार भी है। अभी हाल ही में मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि दिल्ली और मेरठ जो कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए $500 मिलियन ADB ने लोन दिया है इंडिया को, ओके। तो अगर आपने कल का नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। तो ADB की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सुगु असाकावा, ओके। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कई सारे होते हैं, लेकिन इंडिया के कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? अशोक लवासा। ये बिल्कुल ध्यान रखना, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है ये अशोक लवासा के बारे में, पहले इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर बात हो रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन क्या था?
कंट्री डायरेक्टर के बारे में था, भारत का कंट्री डायरेक्टर। अब हो रहा है ये क्वेश्चन क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में। आंसर होगा समीर कुमार खरे। ये भी जो फैसला है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है यानी ACC, उसने ये फैसला किया है। वो 1989 बैच के असम कैडर के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आर्थिक मामलों के विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो 3 साल का कार्यकाल होगा उनका और वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पीपुल्स रिपब्लिक, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सहित भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस। आंसर होगा 15 सितंबर। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के महान जो इंजीनियर और भारत रत्न M विश्वेश्वरैया, तो उनका जन्मदिन है। पूरा नाम क्या है? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। जन्म कब हुआ था उनका? 15 सितंबर 1861 को। कहाँ पर? मैसूर में, कर्नाटक में हुआ था। और केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने 1968 में उनके बर्थडे को इंजीनियर्स डे घोषित किया था। और भारत के ऐसे इंजीनियर्स में से एक थे जिन्होंने आधुनिक भारत की रचना की एक तरह से और नया स्वरूप दिया था। कई नदियों पर बांध और पुल बेहतरीन ढंग से बनाने के पीछे विश्वेश्वरैया का बड़ा योगदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IPL 2020 में खेलने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी कौन होगा? आंसर है अली खान। नाम ध्यान रखना, IPL के इतिहास में पहला मौका है जब कोई अमेरिकी यानी अमेरिकी नागरिक इस क्रिकेट लीग में खेलेगा। और 29 ईयर के हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स उसकी तरफ से वो खेलेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। और वो उनको किन की जगह खिलाया जा रहा था? हैरी गार्नी की जगह पर खिलाया जा रहा है। और इस बार जो IPL हो रहा है वो इंडिया की जगह दुबई में आयोजित किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माई लाइफ इन डिजाइन ये बुक है, इसके लेखक कौन है? आंसर होगा गौरी खान। ठीक है, शाहरुख खान की पत्नी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, वो कई सारी फिल्मों के। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में एम्स बनाने की मंजूरी दी है? आंसर होगा बिहार। देखिए, बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं अभी हाल ही में, तो अभी केंद्र सरकार ने फैसला किया वहाँ के वोटर को लुभाना है। तो केंद्र सरकार ने फैसला किया कि दरभंगा में, केंद्रीय कैबिनेट ने यह तय किया कि दरभंगा में एम्स खोला जाएगा और वहाँ पर डिमांड हो रही थी जिसे अब पूरा किया जाएगा। इसके लिए 1264 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए जाएंगे। 4 साल का वक्त लग सकता है। 750 बेड इसकी क्षमता होगी और बिहार में ये दूसरा एम्स होगा। एक पटना में एम्स है पहले से और ये दूसरा दरभंगा में बनेगा। लेकिन आपको बता दूं कि पटना में जो एम्स है उसमें न तो पूरे डॉक्टर हैं, न पूरे इक्विपमेंट हैं, न बिल्डिंग ठीक से बनी है। ओके, बस एक स्ट्रक्चर है बना हुआ और उसमें बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं हैं। अगर सुविधा हो जाती तो बिहार के लोगों को दिल्ली या दूसरे जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लखनऊ नहीं जाना पड़ता PGI में, वहाँ से वहीं पर इलाज हो जाता बिहार में ही। तो पहले एक एम्स को ठीक नहीं किया गया, तो अभी इलेक्शन है तो दूसरे एम्स का ऐलान कर दिया गया। ओके, और पता नहीं उसका भी क्या हाल होगा, पटना जैसा ही होगा हाल या फिर दिल्ली जैसा एम्स बन पाएगा, अब ये देखने की बात होगी। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, थोड़ा लंबा रहा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक बटन जरूर दबाइएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, तमाम दोस्तों को। और हाँ, जो भी मैंने बताया इस वीडियो में उसका PDF अवेलेबल है विद नोट्स, मेरे बगल में लिंक आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल है, वहाँ भी देख सकते हो। कल मिलते हैं।